हेलो फ्रेंड्स, आज हम आर्टिकल 13 के बारे में जानेंगे। आर्टिकल 13 हमारे संविधान के पार्ट 3 में है। आर्टिकल 13 को हमारे फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टिव कवर भी बोलते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये इसको क्यों इंसर्ट किया गया हमारे संविधान में? इसलिए इंसर्ट किया गया क्योंकि कोई गवर्नमेंट हमारे फंडामेंटल राइट को आर्बिट्रेरी कर्टेल ना कर दे, इस चीज़ से हमको बचाता है आर्टिकल 13। अब हम देखते हैं आर्टिकल 13 में कितने क्लॉज हैं। आर्टिकल 13 के बेसिकली 4 क्लॉजेस हैं। पहले क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950, इस दिन से पहले जितने भी कानून थे वो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में आएंगे। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में वो सारे कानून आएंगे जब हमारा संविधान लागू हो गया था, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद से जितने भी कानून बनेंगे वो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंतर्गत आएंगे। और इसी के अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू भी आता है। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के अंतर्गत लॉज आती हैं, मतलब आर्टिकल 13 क्लॉज 3 लॉज को डिफाइन करता है। ये काफ़ी ब्रॉड है, अब इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और जो कॉमन लॉज होते हैं वो सेपरेट हैं, ये बताता है। मतलब आर्टिकल 13 क्लॉज 4 ये बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है आर्टिकल 368 के तहत, वो और जो कॉमन लॉज होते हैं बनते हैं आर्टिकल 13 के तहत, वो दोनों सेपरेट हैं। मतलब आर्टिकल 368 पे एप्लीकेबल नहीं होता है। आर्टिकल 13 के द्वारा बनाए हुए कानून और आर्टिकल 368 के द्वारा बनाए हुए कानून दोनों अलग अलग हैं। अब हम आर्टिकल 13 क्लॉज 1 को डिटेल से समझेंगे। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 ये बेसिकली बोलता है कि 26 जनवरी 1950 से पहले जितने भी कानून थे उन सब पे ये आर्टिकल लागू होगा। ये आर्टिकल ये बोलता है कि वो सभी कानून वाइड हो जाएंगे उस सीमा तक जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं। मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले जितने भी हमारे देश में कानून थे वो उस सीमा तक निरस्त हो जाएंगे, वो उस सीमा तक डिलीट हो जाएंगे जो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं। इसमें कुछ सिद्धांत हैं, कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। इनको हम बारी बारी से समझते हैं। अब हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या पृथक्करणीयता सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत ये बोला गया था कि वो कानून जो फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट में हो वो उस सीमा तक डिलीट हो जाएगा जिस सीमा तक वो फंडामेंटल राइट को ब्रीच करता हो। पूरा कानून डिलीट नहीं होगा। यदि उस पोर्शन को हटाने पर, मतलब जो पोर्शन फंडामेंटल राइट के साथ ब्रीच करता हो, अगर उस पोर्शन को हटाने से पूरे कानून पे इफ़ेक्ट पड़ता है तो वो कानून पूरा डिलीट हो जाएगा। हमारा अगला सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में एक्लिप्स का मतलब होता है छिपाना। तो मतलब वो कानून जो 26 जनवरी 1950 से पहले बनाए गए थे और वो फंडामेंटल राइट के वायलेटिव हैं तो वो वाइड नहीं हो जाएंगे, बल्कि फंडामेंटल राइट उनको ओवरशैडो कर लेगा, उनको अनइफेक्टिव बना देगा। और जब ये कभी कंसिस्टेंट में आएंगे फंडामेंटल राइट के तो फिर से रीइंफोर्स हो जाएंगे और इसके लिए किसी नए लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई नया कानून बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये इसका अच्छा एग्जांपल स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस बलसारा केस में ऐसा देखने को मिला था। हमारा नेक्स्ट सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। इसके तहत ये बोला गया कि कोई भी व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट को वॉलंटरी त्याग नहीं सकता है। इसका अच्छा एग्जाम्पल है बेहराम वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, इसमें ये बोला गया था। हम बात करते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 2 की। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 26 जनवरी 1950 के बाद जितने भी कानून बने हैं उन सब पे लागू होगा। इसके तहत स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ व्हिच टेक्स अवे और एब्रिज द फंडामेंटल राइट। मतलब स्टेट कोई ऐसे कानून नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट को एब्रिज करते हों या उसको ले छीनते हों। इसके अंतर्गत आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू भी आता है। मतलब स्टेट अगर कोई कानून बनाता है तो जुडिशरी के पास पूरा अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास पूरा अधिकार है कि उसकी वो स्क्रूटनी कर सकता है। हम बात करते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 3 की। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 डिफाइन करता है कि लॉ क्या क्या होते हैं। तो लॉ इंक्लूड्स पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑर्डिनेंस जो गवर्नर के द्वारा पास किए जाते हैं या प्रेसिडेंट के द्वारा पास किए जाते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेचर, और इसमें नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स जैसे कस्टम और प्रैक्टिसेस भी आते हैं जो स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज हों। ये कुछ अदर हैं जो लॉ के अंतर्गत आते हैं, जैसे ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन। और इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन और पर्सनल लॉ, ये लॉ के अंतर्गत नहीं आते हैं।
ये 2 लॉ के अंतर्गत नहीं आते हैं, बाकी ये सारे लॉ के अंतर्गत आते हैं। हम बात करते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 4। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 4 24वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। इसने ये बोला था कि जो संविधान संशोधन करके कानून बनाए जाते हैं वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत नहीं आते हैं, मतलब आर्टिकल 13 368 पे एप्लीकेबल नहीं होगा। और इसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में टग ऑफ वार भी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं पहले केस की, शंकरी प्रसाद केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 1951 में आया था। इसमें ये बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन आर्टिकल 13 के अंतर्गत नहीं आता है। मतलब संसद अगर संविधान संशोधन करके, जो कि 368 का उपयोग करती है, मतलब संसद 368 का उपयोग करके अगर संविधान में संशोधन करती है तो वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत नहीं आता है। जब आर्टिकल 13 के अंतर्गत नहीं आएगा तो उसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होगा, मतलब संविधान संशोधन जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत नहीं आएगा, ये बोला गया था शंकरी प्रसाद केस में। अगला केस है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि 1967 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आर्टिकल 13 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आएंगे, मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जाएंगे यानी जो भी संविधान संशोधन किए जाएंगे वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत आएंगे और उनका जुडिशियल रिव्यू होगा। हाई कोर्ट भी जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जुडिशियल रिव्यू करती है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जुडिशियल रिव्यू करती है। 368 कोई एक्सेप्शन नहीं है, 368 भी जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं मोस्ट फेमस केस, केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 में आया था। ये अभी तक की सबसे बड़ी बेंच है। इसमें 13 जजेस बैठे हुए थे, जस्टिस सीकरी इसकी हेड कर रहे थे इसको। इसमें ये बोला गया था कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 अलग अलग हैं, लेकिन आप आर्टिकल 368 का यूज करके बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं कर सकते हैं। मतलब संविधान संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन संविधान संशोधन उस लिमिट तक जायज़ है जहाँ तक संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर डैमेज ना होने पाए। अगर संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर डैमेज होता है तो उसकी जुडिशियल रिव्यू होगी और उसको नल एंड वाइड कर दिया जाएगा। अगला केस है मिनर्वा मिल्स केस, जो कि 1980 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 368 के क्लास 4 और क्लास 5 को स्ट्रक डाउन कर दिया, डिलीट कर दिया। ये क्लास 4 और क्लास 5 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, किए गए थे। इसके क्लास 4 और क्लास 5 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। अभी तक हमने जो केसेस डिस्कस किए हैं उनको एक समरी के रूप में देख लेते हैं। तो शंकरी प्रसाद केस में ये बोला गया था कि संविधान संशोधन आर्टिकल 13 के अंतर्गत नहीं आता है, मतलब इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। फिर गोलकनाथ केस आया। गोलकनाथ केस में ये बोला कि संविधान संशोधन आर्टिकल 13 के अंतर्गत आता है, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। फिर संसद ने अपनी पावर दिखाते हुए 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास किया और इसमें आर्टिकल 13 था, उसमें चौथा क्लास जोड़ दिया और बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 13 के अंतर्गत नहीं आता है, मतलब जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। फिर केशवानंद भारती केस आया। केशवानंद भारती केस में ये बोला गया कि आर्टिकल 13, आर्टिकल 368 अलग अलग हैं, लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर डैमेज होता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। फिर संसद ने फिर अपनी पावर दिखाई, 42वां संविधान संशोधन पास किया। इस 42वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 368 में 2 क्लॉज जोड़ दिया, क्लॉज 4 और क्लॉज 5। इसमें यह बोला गया, फिर वही पुरानी बात बोली गई कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन आर्टिकल 13 में नहीं आएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये 2 क्लॉज जोड़े गए थे इनको स्टक डाउन कर दिया, मतलब इनको डिलीट कर दिया। इस टग ऑफ वार में हम ये बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की जीत हुई।